हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो आईटीआई कर रहे हैं और जिसका सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिनकी ट्रेड कौन सी है, इलेक्ट्रीशियन। तो आज उससे हम जो आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार ये आपका पार्ट 1 रहेगा और इसी प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे जल्दी ही। और आपको इसमें हम आपको जो भी एमसीक्यू लगवाएंगे उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर रेजर। कोर कम्यूटेटर रेजर, यहाँ पे कोर नहीं आएगा, कम्यूटेटर रेजर है। इसका नाम क्या है? कम्यूटेटर रेजर। देखिए, ये आपका कम्यूटेटर है जो मोटर में, जो आपका डीसी जनरेटर में यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो इसे समझने से पहले हम इसे समझेंगे। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर ये थोड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब स्वतः उत्तेजित डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर मतलब पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है, ये संट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। संट में क्या पहचान है? ये आपकी आर्मेचर है ना, आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग होती, और इसमें आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती। इससे हमें सीरीज जनरेटर पता चलता है और शंट जनरेटर पता चलता है। ये यहाँ पे प्लस माइनस लोड है आपका। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर, इसमें क्या होगा? इसमें हमें दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता? आपके आर्मेचर के सीरीज में होती, जो आपकी एक जो सीरीज वाइंडिंग है इसके सीरीज में रहेगी और फील्ड वाइंडिंग इसके शंट में रहेगी। पर शॉर्ट शंट में क्या होगा कि आपकी ये सीरीज में ना होकर इससे पहले आपकी शंट वाइंडिंग जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, इसमें ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पे जुड़ गई। ठीक है, तो इससे ये शॉर्ट शंट हो जाएगा। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट, शंट जनरेटर कम्युलेटिव और डिफरेंशियल मतलब संचयी और विभेदक। ऐसी शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव और संचयी ये आपको आगे मिलेंगे अभी। तो अब हमें समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए, ये आपका कम्युलेटिव, ये तो हमें समझ आएगा कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों अपोजिट हैं, आपस में अंतर है इनमें। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। लॉन्ग शंट क्योंकि क्योंकि आपके आर्मेचर की सीरीज में बाइंडिंग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा। देखिए, आपको इसका सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताएं कि आपको ये याद कैसे रहेगा। आप अगर जनरेटर है तो जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जब हम रोटेट करते हैं, उसके फ्लाई व्हील में थोड़ी गतिज ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं, हैंडल लगाकर रोटेट करते हैं उसे, थोड़ा प्राइमरी मूवमेंट देने के लिए। तो क्या उसे हम सीधे हाथ से करेंगे, क्योंकि उल्टे से तो हम, देखो हर किसी का उल्टा उल्टा हैंड नहीं चलता, हाथ नहीं चलता ज़्यादा। मोस्टली हम सीधे से ज़्यादा वर्क करते हैं। तो सीधे से हम रोटेट करेंगे मतलब ज़्यादा क्षमता लगाएंगे। तो मतलब इससे याद रखेंगे आप, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। और मोटर के केस में हम क्या करेंगे, मोटर का स्विच सिर्फ प्रेस ही करना, दबाना ही है एक बार, ऑन करना। तो ये आराम से हम अपने उल्टे हैंड से कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ईएमएफ, जो आपकी बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है मोटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, इसमें क्या है देखिए, जब आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब हम किसी पेंच को किसी लकड़ी में कस रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे,
फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसे हम करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं, और हम यहाँ से स्क्रू से इसे कसेंगे, रोटेट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम ट्विस्ट कर रहे हैं, इसे घुमा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रहेगी। मान लीजिए, देखो जैसे कि आप इसे समझने के लिए, ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें सप्लाई जो आपकी करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस प्रकार बनेगी, ठीक है। और अगर इसकी करंट की डायरेक्शन इस प्रकार है, ऊपर की ओर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको समझते हैं ना। देखिए जैसे कि ये आपकी 3 6 9, ये अगर हम इस प्रकार डायरेक्शन लें तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम इसकी डायरेक्शन इस प्रकार लें तो ये क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, या वामावर्त या दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से हम फ्लेमिंग के यहाँ से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखेंगे। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर आप अंगूठा और उसके बगल वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये आपस में 90 अंश के एंगल पर हो, तो क्या होगा, आपका जो अंगूठा रहेगा ये आपका मोशन या फोर्स दिखाएगा, और जो आपकी उसके बगल वाली उंगली रहेगी वो क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी जो थर्ड उंगली रहेगी ये क्या दिखाएगी, बीच वाली उंगली, करंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में। और हमारे राइट हैंड रूल में क्या होगा, ये हमारा जो अंगूठा है वो हमें मोशन या फोर्स दिखाएगा, सेकंड वाली उंगली फील्ड दिखाएगी, और थर्ड जो आपकी बीच में है ईएमएफ, इसलिए तो इसे जनरेटर के लिए यूज़ कर रहा है क्योंकि इसमें ईएमएफ पता चल रहा, इसमें करंट की डायरेक्शन पता चल रही, और वी एंड आई दोनों दिखाएगी, वोल्टेज और करंट, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ बी आई। ये आपकी बाइंडिंग में पोल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एन और एस किस प्रकार है, जब हमें करंट की डायरेक्शन पता हो। चलिए तो आगे देख लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई बराबर जेड एन पी 5/16 ए। एन जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब जितने कुल चालकों की संख्या, जेड। एन क्या है, एन यहाँ पे है रोटर की स्पीड आरपीएम में, पोल, पोल की संख्या। फ्लक्स क्या है, बेवर, फ्लक्स क्या है, उत्पन्न फ्लक्स, मतलब एक समांतर पाथ की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5 देखें हम। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए करने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ई बराबर ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट। कैसे, देखिए जैसे अगर हम इसको इसको इस साइड ले जाएं, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, आई ए आर ए, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज पाथ आर्मेचर में, और ये भी क्या है, बैक ईएमएफ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीसी जनरेटर में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका नाम क्या है, पोल शू। देखिए ये है पोल शू, ये आपका, ये क्या है, योक, ये क्या बोलेंगे, योक,
फ्रेम को, ठीक है। और ये देखिए आपके ये रिवेट द्वारा या कुछ में बेल्ट होते छोटे में और बड़े में रिवेट द्वारा जुड़े होते हैं, या इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है, ठीक है। पोल शू, ये पोल शू है, इस पे क्या होगा, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती पोल शू पर। ये है, अभी हमने आपको पोल शू दिखाया ना, ये पोल शू, ये यहाँ पे जुड़े, देखिए यही है ना, इससे हमें समझ में आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर। यहाँ पे क्या होंगे, जी हैं आर्मेचर कंडक्टर। और ये क्या है, ब्रुश, जो आपकी करंट है उसे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम एक्चुअल देखें, देखिए ये आपका रोटर है, इसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपका कम्यूटेटर हो जाएगा। कम्यूटेटर क्या करता, एसी को डीसी करता, सप्लाई को, और डीसी को एसी करता। ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। ये आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये हमारा डीसी सोर्स है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा। क्या हमने फ्यूज लिंक लगा दी, ये यहाँ से हम इसका प्रतिरोध परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम फील्ड, ये कॉयल है, कॉयल लगी, और ये आर्मेचर है, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये आपस में जुड़े तो है नहीं है, तो ये इसमें क्या है, अलग से उत्साहित मतलब उत्तेजित जनरेटर, यहाँ पे क्या होगा, उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी। हाँ, आओ। क्वेश्चन नंबर 8, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका जनरेटर होता है, आपने शादी वगैरह और मोस्टली जगह पे देखा होगा कि उसमें जो फ्लाई व्हील होता है उसे हम डीजल की सहायता से रोटेट कराते। वो क्या करेगा, जनरेटर को घुमाएगा, मतलब उसे रोटेट करा रहा है, तो उसमें जो जनरेटर है उसमें जो प्राइम मूवर है उसे वो घूम रहा। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा कि वो, इसकी हम प्रक्रिया आपको बाद में ही समझाएंगे, क्योंकि इससे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बस आप इतना समझ लें, जनरेटर क्या करता, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता, ठीक है। अगर हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखें, जैसे कोई डैम है, तो इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम इस प्रकार पानी को बहाएं, तो क्या होगा, इसमें गति आ जाएगी। और इस पानी को मान लीजिए बहाने की जगह इस पर हम गिराएं, यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये रोटेट करेगा, तो ये गतिज ऊर्जा आ गई इसमें। गतिज ऊर्जा से क्या होगा, इसे हम बेल्ट की सहायता से जनरेटर को रोटेट करा रहा है, इसमें जो रोटर है, तो क्या होगा, ये विद्युत ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डीसी जनरेटर के क्षेत्र का नाम बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर्स फील्ड। किस प्रकार की फील्ड है ये हम बताते, पहले आप ये देखिए। ये देखिए आपने पोल शू पता है डीसी जनरेटर में होते। अब उस पोल शू में जो आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर होगा, उसमें दो वाइंडिंग होंगी, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, ठीक है। जब सीरीज वाइंडिंग एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, सीरीज और शंट वाइंडिंग में करंट एक सेम डायरेक्शन में हो, तो ये कौन सा होता, कम्युलेटिव, मतलब संचयी, संचय कंपाउंड जनरेटर। और जब इनकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर, मतलब अपोजिट है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल, मतलब विभेदी या अंतर कंपाउंड जनरेटर। अब आपको समझ में आ जाएगा, देखिए ये आपकी सेम डायरेक्शन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे से एंट्री, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एग्जिट, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर है फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। क्योंकि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या कहता है, देखिए कि आपकी ये कॉइल है, ये आपकी सप्लाई से नहीं जुड़ी, ये अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए। यहाँ से हमें करंट का विक्षोभ, मतलब जो अगर किसी मैग्नेट या परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र को किसी कॉइल के सम्मुख लाया जाए, परिवर्तित होना चाहिए, तो उसमें कॉइल में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, और जिसकी दिशा उसके उसमें जो उत्पन्न होगा उसकी करंट की दिशा उस उत्पत्ति का विरोध करेगी, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगी। ये माइनस आपका लेंज का नियम दिखाता है वैसे। तो देखिए ये आपकी करंट है, ये आपने मैग्नेट को रोटेट करा रहा है, यहाँ से मूव करा रहा है यहाँ तक, तो इससे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स से परिवर्तन होगा तो ये कट करेगा कॉइल जो आपके टर्न है उनको, तो इसमें क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी, सूक्ष्म धारा। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या दिखा रहा, ये अपोजिट रहेगी, एन डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। ठीक है। और अगर हम देखें ये थोड़ा, चलिए देखते हैं, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है। डायनेमिक गतिशील आपने पढ़ा होगा 12th में, वी बराबर, नहीं सॉरी, ई बराबर वी एल वी साइन थीटा। अरे जब किसी में वो चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी वायर को रखते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, वी एल वी साइन थीटा। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये आपकी मैग्नेट है और यहाँ पे हम फोर्स, ये इस चालक को रख रहे हैं, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। यहाँ आपको थोड़ा क्लियर समझ, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप जो वोल्टेज इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित कैसे हो रहा, ड्यू टू किसके कारण, रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपस में दोनों के मोशन के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित होगी, या तो आप मैग्नेट को घुमाएं या तो आप कंडक्टर को घुमाएं, दोनों में से किसी को एक को रोटेट करें। क्योंकि देखिए आपने यहाँ से क्या, एक बैटरी लगाई, आपने यहाँ जो ब्रश की सहायता से कॉइल में आपने करंट प्रवाहित किया, तो इससे क्या होगा, फोर्स उत्पन्न होगा, क्योंकि ये या तो रिपेल करेंगे आपस में, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपकी एक फील्ड बनेगी और यहाँ पे भी एक फील्ड है, तो इससे क्या होगा, रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हमें पता है, क्या पता, चालक के सापेक्ष गति और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये थोड़ा यहाँ से कट गया, तो इसलिए तो या तो आपका कंडक्टर घूमेगा या तो आपकी मैग्नेट घूमेगी, दो में से एक, क्योंकि आपको पता है कि जब एन और एन पास आते तो क्या होगा, दूर भगेंगे, और एन और एस आएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार इसे हम आगे समझ सकते हैं, पर अभी अगर हम इसमें टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट डायरेक्शन है, हमारा राइट आंसर क्या है, और स्क्रू रूल, अभी हमने ऊपर देखा था ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है आपका, देखिए इसमें आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसमें भी डाउनवर्ड है। तो देखिए आपने फोर्स इस प्रकार ट्विस्ट किया इसे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस प्रकार रहेगी। ठीक है, यहाँ से आप समझ में आ जाए, ये आपने कंडक्टर है जिसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है, आपने इस प्रकार से रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही, देखिए ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसकी डायरेक्शन में लगी हमें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर। डीसी जनरेटर के हिस्से का नाम क्या है, इसका नाम बताना है हमें, तो इसका नाम क्या है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना, योक। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा योक। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा इसके, क्योंकि जो डुप्लेक्स होती है ना उसमें डबल होते, 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डुप्लेक्स वाइंडिंग में ध्रुव के बीच समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या से दुगनी होती है, कितनी होती है, ध्रुवों की संख्या से दुगनी होती है। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का उपयोग मुख्य रूप से भारी करंट अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार की बाइंडिंग बाइंडिंग में दो समान बाइंडिंग को एक ही आर्मेचर पर रखकर और सम संख्या वाले कम्यूटेटर बार का एक बाइंडिंग विषम बाइंडिंग, इसे आप बस इतना याद रखें कि डबल होती है। अभी आप ज़्यादा एग्जाम के लिए सोचें। डीसी जनरेटर के हिस्से का नाम बताएं, ये क्या है, देखिए आपको डीसी जनरेटर है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, इसमें आप सोचिए ये टीथ से निकले ये क्या हो सकते हैं, ये आपका, अगर हम समझें तो ये आपका क्या है, आर्मेचर, ये आपका रोटर है और ये आपकी आर्मेचर कोर है, करेक्ट, ये है। इसमें हो जाएगी वाइंडिंग। ठीक, नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में। इंटरपोल कहाँ होते हैं, देखिए ये हैं आपके इंटरपोल, ये हैं आपके मेन पोल और ये हैं इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, तो वोल्टेज का निर्माण करें, करने में, बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करने में। अगर हम 18 देखें, तो कौन से दो बिंदु हैं जो कि ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को डीसी मशीनों में मापा जाता है, which are the 2 points are brushes contact resistance measured in डीसी मशीन, हमारा इसका राइट आंसर है सी, प्रतिरोध ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रुश एंड कम्यूटेटर, मतलब जो आपका प्रतिरोध है ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच का, क्योंकि देखिए अब थोड़ा आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आए, कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को डीसी मशीनों में हम मापते हैं, जब भी हम इक्वेशन वगैरह निकालते हैं उसमें क्या लेते हैं, वोल्टेज, जो आपका ब्रुश ड्रॉप जरूर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके कम्यूटेटर होता ना इस प्रकार, और यहाँ पे आपके ब्रुश कनेक्ट रहते, तो इसमें जो बीच में रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा ना, उसे हम नापने के लिए, मीजर करने के लिए लेते हैं। ठीक है, 19 देखें, एक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन से वोल्टेज की गिरावट को दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये क्या है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, सी। 20 नंबर क्वेश्चन, यौगिक जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, अब इसे आप थोड़ा ध्यान से समझें, यौगिक जनरेटर का नाम बताएं यदि शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, तो हमारा शॉर्ट शंट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये क्या बोल रहा है, शंट क्षेत्र आर्मेचर के समांतर, आर्मेचर, ये हो जाएगी सीरीज, ये हो जाएगा आपका आर्मेचर, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी शंट वाइंडिंग, ये बन गया ना, यही हम आपको बता रहे थे ना कि आपको जो शॉर्ट शंट होता उसमें क्या होता और लॉन्ग शंट में क्या होता। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम, इससे आपको देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दोबारा। इन्हें आप बिल्कुल याद कर लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आना ही है। ये आपका लोड है, पता है। ये क्या है, आर्मेचर, ठीक है पता है। सीरीज फील्ड, ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है और ये शंट में, तो ये कौन सा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर, ठीक है। और ये देखिए, ये आपके आर्मेचर के समांतर में, यही आपसे पूछा गया था, शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में, और ये सीरीज में यहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ से इसमें तो सीरीज में कनेक्ट है नहीं है, पर ये सीरीज बाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। लेमिनेटेड मतलब आपने ऐसे पत्ती नुमा देखे होंगे, इस प्रकार कोर होती ना, अभी हमने आपको देखो आपको पीछे बताते हैं। हाँ लेमिनेटेड कोर ये है, ये है लेमिनेशन, देखिए ये है ना, सेपरेट सेपरेट अलग अलग पत्तियों में डिजाइन किया गया है। इसके आप फॉर्मूला थोड़ा याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस, यह हानि कोर और चुंबकीय प्रवाह के बीच सापेक्ष गति के कारण होती है, और चुंबक के उलट के कारण होने वाली हानि को हिस्टैरिसीस हानि के रूप में जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर के ई पी एफ स्क्वायर टी वी एम स्क्वायर। अरे इनके आप फॉर्मूला ध्यान से बिल्कुल याद कर लें क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे, पूरी संभावना है। तो ये क्या होता है, पी एच बराबर के एच पी एफ 1.1.6। इसमें ये पूछा जाता है कि एडी करंट लॉसेस फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होगा। जो आपके एडी करंट लॉसेस होते हैं, टी क्या है, थिकनेस, थिकनेस को अगर हम कम कर देंगे तो ये क्या है, एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे, इसलिए हम लेमिनेटेड करते हैं उसे। और इसमें ये जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं वो थिकनेस पे निर्भर ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, क्यों होता है, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करे, रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि आर्मेचर में तो ऑलरेडी ड्रॉप हो रहा है, और अगर हमारा कहाँ पे, हाँ वोल्टेज ड्रॉप, देखिए आपको हमने जैसे बताया था, ये है आर्मेचर, यहाँ पे क्या है, आई ए आर ए ड्रॉप होता है हमारा। तो इसमें पूछा है तो वाई आर दी रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज वेरी लो, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, आर्मेचर जल्दी गर्म हो जाएगा, कॉयल ख़राब हो जाएंगी, और उससे हमारा फेलियर हो जाएगा, जनरेटर वर्क करना बंद कर देगा, जल जाएगा। अगर हम 23 क्वेश्चन को देखें, डीसी जनरेटर को केवल घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, हमारा इसका राइट आंसर है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, अवॉइड द शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, ये आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए हम एंटी इसे क्लॉक वाइज ही चलाते हैं, कैसे, घड़ी की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, क्योंकि इससे हमें लॉस होता है, तो ये आप याद रखें ध्यानपूर्वक। डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करने में विफल रहने का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, ढीले ब्रशेस, ढीले ब्रश संपर्क हो सकते, पर इससे स्पार्किंग होगी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है,
ये इससे क्या होगा, गर्म हो जाएगा अगर आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर क्षेत्र, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्षेत्र प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध से ऊपर होना। हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये हम आपको आगे की वीडियो में कभी कवर करेंगे, तो ये आपको डिटेल में समझ में आएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अगर हम 26 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर क्षेत्र, ये तो अभी हमने पढ़ा था, क्या है, शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट जूते हो गया, शू होता है ये, शू का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर है, पोल शू क्या करेंगे, सेपरेट आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्म इन द एयर, हवा के में समान अंतर पे प्रवाहित करेंगे, सेपरेट आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 क्या है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो हमारा क्या है, विद्युत धारा को एक दिशात्मक रूप में एकत्र करना, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ब्रश किससे बनाई जाती, कार्बन ग्रेफाइट, ये आपके अक्सर पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो र... डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो रहे हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है, रोटेशन की दिशा में परिवर्तन असर होता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेरी ऑफ्टन। जब मतलब आपकी दिशा परिवर्तित होगी तो उससे क्या होगा, अपशिष्ट चुंबकत्व खो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 31 देखें, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन अ जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुवों के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा करें। थोड़ा क्वेश्चन समझें, एक जनरेटर में योक और ध्रुवों के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा करेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर है, आर्मेचर कोर की सहायता से। 32 क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। ठीक है, इस इसका आंसर हो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण ये हो सकता है, ब्रश की वजन वजह से वोल्टेज में गिरावट कम हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से, ये नहीं है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगी। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही आपको स्थिर वोल्टेज देगा, स्थिर होगा और इसकी जो पावर रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। 10,000। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है इसमें, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा, ब्लो द हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मतलब जो आपको इंसुलेशन को अगर हमें बचाना है तो क्या करेंगे, उसे गर्म हवा से साफ कर लेंगे जब हम इसका मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन, अब क्वेश्चन 35 देखें, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क द absence ऑफ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अपशिष्ट चुंबकत्व की अनुपस्थिति में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, कैसे करेगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की तरह, क्योंकि हम अलग से देंगे, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं है खुद का, मतलब सेल्फ तो अपशिष्ट चुंबकत्व मतलब सेल्फ, उसमें कुछ ना कुछ रहना चाहिए, अपशिष्ट मतलब क्या है, बचा हुआ।
36, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीसी जनरेटर में तुरंत घुमा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? वेव बाइंडिंग की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग, तो क्या रहेगी? इसमें क्या होता है? लो करंट हाई वोल्टेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर कनेक्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रतिरोध तार का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? वर्तमान दिशा का सहज उलटफेर, वर्तमान स्मूथ रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन, मतलब जो आपकी करंट रहे उसे आसानी से इन कर सके और यहाँ से जा सके। मतलब जब यहाँ से यहाँ जा रही हो, जो बची रहे करंट, क्योंकि ये रोटेट होगा तो ये निकल जाएगा, तो जो बची रहेगी वो आगे चली जाएगी, इस प्रकार। ठीक है। 39 क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पुल शू शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस मतलब लेमिनेटेड का यूज नहीं करते, ठोस का करते, क्यों? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, पहला। अपशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन दूसरा, ऑप्शन दूसरा। अपशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, ऑप्शन सी। चुंबकीय पथ की अनिच्छा को कम करने और टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। क्या? मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस, जो प्रतिरोध उसमें रहेगा उसको कम करने के लिए, प्रतिरोध जो अनिक मतलब प्रतिरोध, यहाँ पे आप प्रतिरोध अनिच्छा मतलब जैसे कि मैग्नेटिक पाथ है कोई, तो उसमें आसानी से जा सके, इसलिए हम सॉलिड का यूज करते पोल शू का डीसी जनरेटर में। विच मेटल यूज टू मेक द लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग? बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? रोल्ड स्टील। इसका रोल्ड स्टील का। डीसी जनरेटर में विभाजित छल्ले का कार्य है, स्प्लिट रिंग का क्या यूज होता है? ऑप्शन बी, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, आउटपुट को एक दिशीय बनाना, स्लिप रिंग का वर्क एक दिशात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? तो हमारा क्या राइट आंसर आएगा? इसमें तो आपको पता है, किसी भी कोई भी जनरेटर है जो आपके नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जनरेटर होते, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होगा, ये आप याद रखें। उसे बाद में हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टू फिक्स द की वे, मतलब जो आपकी शाफ्ट है ये यहाँ पे ऐसी कैसी रहेगी, ये शाफ्ट रहेगी, इस शाफ्ट में आसानी से फिट रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा ये स्लॉट बना देंगे तो इससे क्या होगा, ये रोटेट होगा, वरना ये क्या होगा, इस पर स्लिप होने लगेगा अगर इसे हम नहीं बनाएंगे। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल जो डीसी जनरेटर में होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? वायु अंतराल में प्रवाह को कम करना,
टू इंक्रीज द फ्लक्स एयर, नहीं। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य चुंबकीय विद्युत धारा को कम करने के लिए, नहीं, ये तो हमें बढ़ाना है। नहीं नहीं सॉरी, पर ये नहीं होगा। कुंडल प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस द कॉइल फ्लक्स। हाँ, हमें कॉइल फ्लक्स ही तो चाहिए ना, कि हमारा जो आपका जनरेटर है, ये आपका पोल है, इसमें जो, इसमें से क्या है, जब हमें फ्लक्स मिलेगा तभी तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि तभी तो ये हम रोटेट करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये फ्लक्स जो कॉइल कट द फ्लक्स, कॉइल क्या करेगी, फ्लक्स को कट करेगी, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फैराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 45, विच मेटल आर यूज टू मेक द पोल कोर ऑफ अ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, बड़ी डीसी जनरेटर मशीन के लिए पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। पोल की कोर बनाना है इस बार। अब हमें पहले योग बनाया था रोल्ड स्टील से, इस बार कोर बनाएंगे कास्ट स्टील से। किससे, कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 46, डीसी जनरेटर के पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। इसे थोड़ा क्वेश्चन पे डाउट है हमें। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, कास्ट स्टील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी बर्थ, एडी करंट को कम करने के लिए। ठीक है। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जानते हैं, वो जैसे आप सुना होगा फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड क्या होता, जो आपका मेटल होता, गैल जैसे आप गिलट वगैरह कुछ भी बोलते, किसी भी मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक। डीसी जनरेटर में वाइंडिंग की भरपाई करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर। इससे हमें क्या फायदा होगा, ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइज इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रभाव को बेअसर करता है, क्या करता है, जो हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग होंगी। ठीक है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध डीसी जनरेटर में महत्वपूर्ण प्रतिरोध मूल रूप से ऊपर है तो क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इफ द अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। अभी ये क्वेश्चन हमें टकराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। ये अभी हमें पहले ये दिया था, ये पूछा था, अब इस बार हमें ये दिया है, ये पूछ रहा है, मतलब पहले क्वेश्चन दिया है वो पहले आंसर में दिया था, और अब ये हमें आंसर दिया क्वेश्चन में नहीं है। जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। ठीक है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 देखें, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है, क्या होगा, लॉस ही लॉस है हमें, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे हम करते हैं सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग आर्मेचर इज द कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड फोर पोल, फोर पोल, पोल कितनी है, फोर,
डीसी जनरेटर सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग है, मतलब ए बराबर 2। आर्मेचर हैज कंडक्टर कितनी है, जेड। जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1020। कंडक्टर्स आर ड्रिवन एट द स्पीड, एन नंबर ऑफ स्पीड क्या है, 1500 आरपीएम। ठीक है, और फ्लक्स कितना दिया, 0.7 पर पोल वेबर। ठीक है, तो हमें क्या पता, ई निकालना है, तो जेड एन पी 5/16 ए। जो हमने आपको वो क्या एन वहाँ पे पिछले वीडियो पीछे हमने नंबर ऑफ टर्न बता दिया था, उसका मतलब यहाँ पे था स्पीड से, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, जेड क्या है, एन क्या है, स्पीड, और पोल कितने हैं हमें, 4 पोल, और फ्लक्स कितना दिया, 0.0 सॉरी 0.07, और हमें 16A2। अब हम इसे कट करते हैं, ये 6 से कट जाएगा, ये 0.2, तो हमें क्या मिलेगा, 17 इंटू 1500, 0.07। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, और हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी 30, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट से कट जाएगा। ठीक, तो हमें कितना मिलेगा, 735। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 357 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, कैसे करते हैं, यूजिंग द कंपनसेटिंग बाइंडिंग। अभी ये हमें क्वेश्चन मिला था, अब दोबारा मिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 53 देखें, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर इफ द की केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। अगर इसे लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो क्या होगा, लॉसेज इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसकी आपसे चुंबकत्व को कम करता है। क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से हमें ई निकालना, ई बराबर जेड एन पी पाई, ये आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने दिए हमें, कुल संख्या कंडक्टर होगी 600, स्पीड 1000 आरपीएम। टफ क्वेश्चन नहीं आते आपके में, सिंपली आते हैं वैसे। 4 पोल, फ्लक्स कितना दिया, 0.064 अपॉन 16 ए, कितना है, आपकी कौन सी है, ये देखिए लैप है, मतलब ए बराबर पी। लैप अगर होता तो क्या होता, ए बराबर पी, 4 से 4 कट कट जाएगा, 0 से 0 6 6, हमें कितना मिला, 100 × 100, 0.064, यहाँ से 1 2 3, तो हमें ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55। यदि डीसी जनरेटर में मुख्य क्षेत्र प्रवाह विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड? तो इन डीसी जनरेटर क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन जो मुख्य फ्लक्स है वो कम हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस तो कम होगा ही ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, इसका कौन सा आंसर था? बी। व्हाट इज द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन द प्रोसेस ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है? तुम्हारा इसका राइट आंसर रहेगा एमएनए और जीएनए पोजीशन चेंज। एमएनए और जीएनए की स्थिति में बदलाव। मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस और जियोमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस में परिवर्तन। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू। बिल्कुल ना भूलें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो।